हेलो एवरीवन। मैं राजश्री आपको पढ़ा रही हूँ मध्यकालीन भारत का इतिहास बीए सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर। इसके पिछले वाले वीडियोस में हम देख चुके हैं कि किस प्रकार भारत में मुग़ल शासन की स्थापना हुई, और मैं आपको शाहजहाँ तक बता चुकी हूँ कि शाहजहाँ किस प्रकार शासक बना और उसके काल में कौन कौन से विद्रोह हुए। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है औरंगजेब। ये शाहजहाँ का पुत्र था और यह 1658 से 1707 ईस्वी तक भारत का शासक रहा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो औरंगजेब है उसका जन्म 3 नवंबर 1618 को हुआ। स्थान था दोहद, उज्जैन में ये स्थान है दोहद। गद्दी पर ये बैठा 21 जुलाई 1658 को। ठीक है, हम सब पहले से भी शॉर्ट में पढ़ते आए हैं, हम लोगों को पता है कि औरंगजेब एक कट्टर मुस्लिम शासक था और एक जिस प्रकार एक अकबर उदारवादी शासक था, अकबर के बाद जहांगीर बना, शाहजहाँ बना, वो जिस प्रकार उन्होंने भारत के में सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की नीति अपनाई या हिंदुओं के प्रति उनका व्यवहार सही रहा, लेकिन औरंगजेब उन सब से विपरीत था। इसका पूरा शासनकाल कट्टरवादी शासनकाल के नाम से प्रसिद्ध है और इसने अनेक ऐसे कार्य किए जो इस बात की पुष्टि करते हैं। प्रारंभ में देखते हैं कि जब ये शासक बना तो इसके लिए भी इसने एक बड़ा युद्ध लड़ा और अपने भाइयों को उसमें पराजित करके ही ये शासक बना। इस भाइयों को पराजित करने की बात तो अलग है, इसके अलावा इसने अपने पिता को भी कैद में आगरा के किले में बंद कर दिया था और 8 साल तक उनको उस कैद में रखा। और जब उनकी मृत्यु हुई तो उनको एक राजकीय सम्मान से दफनाने के बजाय ऐसे ही नौकरों को मुमताज महल का जो ताजमहल में जो कब्र है वहाँ दफनाने के लिए भेज दिया गया। अर्थात ये अपने पिता के प्रति भी सम्मान प्रदर्शित नहीं कर पाया। हम देखते हैं कि उत्तराधिकार संघर्ष, आपका ये क्वेश्चन छोटे क्वेश्चन में बनता है कि धर्मत का युद्ध कब हुआ, किसके बीच हुआ, सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ, किसके बीच में हुआ, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। इसके अलावा कई बार बड़े क्वेश्चन में भी टिप्पणी आ जाती है कि औरंगजेब के उत्तराधिकारी संघर्ष पर एक टिप्पणी लिखिए, या शॉर्ट नोट में ये क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि उत्तराधिकार संघर्ष किस किस के बीच में हुआ और इन युद्धों में कब कौन सा पक्ष विजयी हुआ। तो हम सबसे प्रथम देखते हैं कि जो शाहजहाँ के 4 पुत्र थे, कौन से? सबसे बड़ा दारा था, फिर शाह शुजा, फिर औरंगजेब और मुराद। ठीक है, इनमें जो दारा था वो शाहजहाँ का सबसे ज्येष्ठ पुत्र था और सबसे प्रिय पुत्र भी था, और वो धार्मिक विचारों की दृष्टि से भी बहुत अधिक क्या था, उदार था। शाह शुजा वीर और साहसी व्यक्ति था। औरंगजेब भी शाहजहाँ का सबसे योग्य पुत्र था और यह युद्ध कला और नेतृत्व क्षमता में बहुत अधिक मात्रा में क्या था, बहुत विकसित था, बहुत कुशल था। मुराद शाह शुजा का सबसे छोटा पुत्र था, लेकिन उसमें व्यक्तिगत वीरता का कोई अभाव नहीं था, लेकिन वो जितनी उसमें कूटनीतिज्ञता अपने तीनों भाइयों से कम थी। ठीक है, जो तीनों छोटे भाई थे वो दारा से हमेशा ईर्ष्या करते थे, क्योंकि वो ज्येष्ठ था तो सब ये सोचते थे कि वही उत्तराधिकारी चुना जाएगा। शाहजहाँ जब कार्यकाल था उसी काल में जो उसके 4 पुत्र थे वो विभिन्न सूबों के अलग अलग सूबेदार थे। जैसे जो दारा था वो पंजाब और उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रदेश का सूबेदार था, जो शाह शुजा था वो बंगाल और उड़ीसा का सूबेदार था, और दक्षिण का सूबेदार औरंगजेब था, और गुजरात को जो अधिकारी बनाया गया था वो मुराद था। जब 1657 में शाहजहाँ बीमार पड़ा और उसे लगा कि उसके बचने की कोई आशा नहीं है, तो उसने अपने ज्येष्ठतम पुत्र दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। लेकिन जो 4 पुत्र थे, उत्तराधिकारी घोषित करने के बावजूद भी 4 पुत्र थे वो चाहते थे कि उनकी मृत्यु के बाद वो शासक बन जाए। इसलिए जो शाह शुजा और मुराद ने अपने अपने प्रांतों में स्वयं को सम्राट घोषित कर दिया और अपने नाम के सिक्के भी ढलवा दिए। औरंगजेब भी अपने आप को सम्राट बनाना चाहता था और इसीलिए उसने एक बड़े चतुराईपूर्ण एक कार्य किया। उसने दारा ने शुजा के विरुद्ध एक सेना भेजी। फरवरी 1658 ईस्वी को बनारस के निकट बहादुरगढ़ नामक स्थान पर शुजा क्या हुआ, परास्त हुआ और बंगाल की ओर
भाग गया। अब दारा ने औरंगजेब और मुराद के विरुद्ध जोधपुर के राजा जसवंत सिंह को भेजा। उज्जैन के निकट 1658 अप्रैल में दोनों पक्षों के बीच कौन सा युद्ध हुआ? धर्मत का युद्ध हुआ। किस किस के बीच हुआ? एक तरफ तो थी दारा की शाही सेना जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था? जसवंत सिंह। और दूसरी तरफ थी औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेना। इस युद्ध में औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेना की विजय हुई और हार किसकी हुई? दारा की सेना की हार हुई। अब दोनों भाई कौन? औरंगजेब और दारा आगरा की ओर गए। उस समय राजधानी कहाँ थी? आगरा। और आगरा के निकट सामूगढ़ नामक स्थान पर पहुंच गए। अब जून 1658 में सामूगढ़ का युद्ध हुआ। किस किस के बीच में? इसमें भी दारा स्वयं अपने भाइयों के विरुद्ध बढ़ा और सामूगढ़ पहुंच गया। इसमें दारा, एक तरफ दारा था, दूसरी तरफ औरंगजेब और कौन था? मुराद था। ठीक है। इसमें भी शाही सेना ने वीरतापूर्वक युद्ध किया, लेकिन इसमें भी दारा की क्या हुआ? परास्त हो गया। और अब वो वापस दिल्ली गया और युद्ध की तैयारी करने लगा। इस युद्ध के बाद औरंगजेब ने घोषणा की कि मुराद को सम्राट बना दिया जाएगा। इसके बाद औरंगजेब ने आगरा के दुर्ग पर अधिकार कर लिया और अपने पिता शाहजहां को क्या बना लिया? बंदी बना लिया। औरंगजेब ने वहां एक शानदार दरबार लगाया और एक सेना उसने दारा का पीछा करने के लिए भेज दी। अब औरंगजेब और मुराद दिल्ली की तरफ रवाना हुए, किंतु मार्ग में औरंगजेब और मुराद के बीच भी क्या हुआ? एक मनमुटाव हो गया, दोनों में युद्ध लड़ाई हो गई। औरंगजेब ने मुराद को बंदी बना लिया। औरंगजेब ने दिल्ली पहुंचने के पूर्व ही दारा पंजाब की ओर भाग गया। ठीक है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो औरंगजेब था उसने जो उत्तराधिकार जो घोषित किया हुआ था कौन? दारा, उसको क्या किया? उसको पराजित कर दिया 2 युद्धों में। एक पहला धनमत का युद्ध और दूसरा सामूगढ़ का युद्ध। और 21 जुलाई 1658 को खुद क्या बन गया? राजा बनकर बैठ गया। ये महत्वपूर्ण क्या रहा? आपका उत्तराधिकारी संघर्ष रहा। पर ये बाद में भी चलता रहा। बाद में हम देखते हैं कि खजुआ का युद्ध हुआ। जब राज्याभिषेक हो गया उसके बाद औरंगजेब राजा जसवंत सिंह के साथ एक शिकार के बहाने खजुआ नामक स्थान पर जा पहुंचा। और वहाँ कौन था? शाह शुजा वहाँ पड़ाव डाले हुए था पहले ही। इसमें औरंगजेब और शाह शुजा के बीच युद्ध हुआ और शाह शुजा पराजित हुआ और वहाँ से भाग गया। इसके बाद मार्च 1659 में एक युद्ध हुआ, देवराई का युद्ध। ठीक है। इसमें किस किस के बीच हुआ? ये औरंगजेब और दारा के मध्य ये युद्ध हुआ। और इसमें क्या हुआ? दारा क्या हुआ? परास्त हुआ। और उसने औरंगजेब ने उसे बंदी बना लिया एवं उसकी हत्या कर दी। और दारा के पुत्र को भी बंदी बना लिया और बंदी अवस्था में उसकी मृत्यु भी हो गई। अब हम देखते हैं कि दारा की तो मृत्यु हो गई। उधर खजुआ के युद्ध में जब शुजा पराजित हुआ था तो उसके बाद वो बंगाल होता हुआ अराकान पहुंच गया था, जहां उसे मेघ जाति के लोगों ने मार डाला। तो इस प्रकार उसके 2 भाई की मृत्यु हो गई। और जो चौथा बचा था मुराद, जिसको उसने बंदी बनाया था, उसको भी उसने मार दिया। और इस प्रकार उत्तराधिकारी संघर्ष में उसने अपने तीनों प्रतिद्वंदियों को मार करके वो एकमात्र क्या बन गया? राजा बन गया। और उसी समय जो पिता शाहजहां थे, जो आगरा के किले में उसके बंदी जीवन व्यतीत कर रहे थे, जनवरी 1666 में उनकी भी डेथ हो गई और वो भी संसार छोड़कर चले गए। तो हम देखते हैं कि औरंगजेब ने शासक बनने के लिए अनेक युद्ध किए। धर्मत का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध, देवराई का युद्ध, खजुआ का युद्ध, ये सब संघर्ष करके वो एकमात्र उस राजगद्दी पर बैठा। तो ये जो आपको मैंने बताया, ये शॉर्ट नोट में ये क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। आपके दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये चीज़ें पूछी जाती हैं कि ये युद्ध किसके मध्य में हुए और कब हुए। अब हम बात करेंगे औरंगजेब की पूर्वोत्तर सीमांत नीति की। जो पूर्वोत्तर सीमांत नीति की हम बात कर रहे हैं तो देखते हैं कि मुगल सीमा पूर्वोत्तर में अब आसाम तक पहुंच चुकी थी। ठीक है। जब औरंगजेब शासक बना ही था तो कूच बिहार के अहोम राजा ने मुगल सीमा पर धावा मारना शुरू कर दिया था और आसाम की राजधानी गुवाहाटी पर भी कूच बिहार के राजा ने क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। चूँकि औरंगजेब अपने भाइयों को इस समय परास्त करने में व्यस्त था, अर्थात उत्तराधिकार युद्ध में व्यस्त था,
इसलिए वो अहोम राजा के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर सका। 1661 में बंगाल के सूबेदार मीर जुमला ने उसे परास्त कर संधि के लिए बाध्य किया। किसे बाध्य किया? कूच बिहार के अहोम राजा को। तदनुसार युद्ध के खर्चे के रूप में एक बड़ी धनराशि भी प्राप्त हुई और लेकिन मुगलों की ये विजय चिरस्थायी सिद्ध नहीं हुई, क्योंकि कुछ ही वर्षों बाद अहोम राजा ने पुनः कामरूप पर अधिकार कर लिया। कामरूप किसकी राजधानी थी? आसाम की राजधानी थी। इसी समय बंगाल की खाड़ी में जो पुर्तगाली थे वो समुद्री डाकू बन गए थे, अर्थात वो लोग क्या करते थे, समुद्री मतलब जो व्यापार होता था वहाँ लूटमार करते थे। बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खान ने एक बड़ा जहाजी बेड़ा इन डाकुओं को दंड देने के लिए भेजा। मुगलों ने सैंडविच द्वीप पर अधिकार कर लिया और पुर्तगाली डाकुओं की शक्ति को पूर्णतया समाप्त कर दिया। यह महत्वपूर्ण सफलता थी पूर्वोत्तर सीमांत की, किसकी? औरंगजेब की। फिर हम बात करते हैं पश्चिमोत्तर सीमांत नीति की। जब हम औरंगजेब की पश्चिमी सीमांत नीति बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इस काल में जो ये पश्चिमोत्तर सीमा पर जो कबीलाई लोग रहते थे उन्होंने अनेक उपद्रव किए। इनमें सबसे महत्वपूर्ण आता है यूसुफजाइयों का विद्रोह। जो यूसुफजाई थे वो एक कबीले के रूप में रहते थे और इन कबीलों का जो सरदार था भागू, उसने मुगल साम्राज्य की सीमा में क्या कर दिया? घुसपैठ करना शुरू किया या किसानों को तंग करना शुरू किया। 1667 में औरंगजेब ने मोहम्मद अमीन खां को एक सेना देकर भेजा और उन्होंने इस जो कबायली थे, कौन से? यूसुफजाई, उनको परास्त किया और सीमा पर शांति स्थापित की। फिर हम बात करते हैं इसी पश्चिमी सीमा पर अफरीदी कबीलों की। जो अफरीदी कबीले थे उनका नेता था अकमल खां और इन्होंने भी मुगल प्रदेश के में विद्रोह करना शुरू किया और काबुल के मुगल सरदार जो था मोहम्मद अमीन खां, इन्होंने एक सेना लेकर विद्रोहियों के विरुद्ध कूच किया और 1672 में इन अफरीदी कबीलों को परास्त किया और उन्होंने भागकर क्या की? पेशावर में शरण ली। इस युद्ध में मुगलों की अपूर्व क्षति हुई। फिर हम देखते हैं खटकों का विद्रोह। जो खटके थे, जो ये भी एक कबीला था, जनजाति थी, इन्होंने भी मुगलों का विरोध शुरू किया और इसमें खट कबीले ने अपराधियों को भी सहयोग किया। औरंगजेब ने सुजात खां और जसवंत सिंह को इन्हें दबाने के लिए भेजा। एक लंबे समय के बाद इस क्षेत्र में शांति स्थापित हो पाई। तो हम देखते हैं कि पश्चिमी क्षेत्र में जो विद्रोह हुए, यूसुफजाइयों का विद्रोह हो, चाहे वो अफरीदी कबीलों का विद्रोह हो, चाहे खटकों का विद्रोह हो, इसमें जो मुगलों को एक सैन्य हानि भी हुई, इसके अलावा उनकी बहुत अधिक आर्थिक हानि भी हुई। लेकिन शांति तो स्थापित हो गई, लेकिन इससे जो राज्य को भारी नुकसान उठाना पड़ा और राजपूतों के विरुद्ध युद्ध करने में उसे अफगानों का सहयोग भी प्राप्त नहीं हो सका। इस विद्रोह को शांत करने के लिए औरंगजेब को दक्षिण से श्रेष्ठ सैनिकों को हटाना पड़ा। उनको दक्षिण से हटाकर कहाँ? इन पश्चिमी सीमाओं पर भेजना पड़ा और इतने लंबे समय तक युद्ध में फंसे रहने के कारण दक्षिण में शिवाजी को अपनी शक्ति बढ़ाने का अवसर मिल गया और दूसरी तरफ अफगानों को अपना शत्रु बना लिया। इससे औरंगजेब को आगे चलकर उसकी भावी कार्यकाल था उसमें बहुत अधिक हानि उठानी पड़ी। तो हम देखते हैं कि जो उसकी पश्चिमी नीति थी वो उसकी एक भारी भूल थी। औरंगजेब 1705 में औरंगजेब बीमार पड़ गया और 21 फरवरी 1707 को उसकी मृत्यु हो गई। दौलताबाद के 4 मील दूर खुलदाबाद में उसके शव को दफनाया गया। अब हम बात करते हैं औरंगजेब के मूल्यांकन की। जब हम लास्ट में लिखते हैं कि औरंगजेब का मूल्यांकन या औरंगजेब कैसा शासक था, तो सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट आता है वो आता है कि औरंगजेब एक धर्मांध शासक था। अर्थात जो उसके पुरखों ने जो एक सहनशीलता की नीति अपनाई थी या धर्मांधता को नीति को नहीं अपनाया था, औरंगजेब एक धर्मांध शासक था और उसने कट्टर मुस्लिम एक धर्म को प्रभावित करने की कोशिश की और इसी कारण उसने जनता पर अत्यधिक अत्याचार किए। फिर हम देखते हैं कि उसका साम्राज्य विस्तार, कि उसने अपने राज्य को बहुत अधिक मात्रा में क्या किया? फैलाया। मुगल साम्राज्य का विस्तार जो देखते हैं वो इस काल में बहुत अधिक मात्रा में हो गया था। फिर ये था कि उसने
उसकी प्रवृत्ति जो थी वो अविश्वासी थी, अर्थात वह लोगों पे कम से कम विश्वास करता था, इसलिए उसका शासन व्यवस्था क्या हो गई, अस्त व्यस्त हो गई। लेकिन वह न तो सफल शायक सिद्ध हुआ और न ही सफल राजनीतिज्ञ है। मतलब वो विश्वास करने की उसकी प्रवृत्ति नहीं थी, वो धर्मालु था, संकीर्ण विचारधारा का था, वो हर चीज़ को इस्लामी रंग देने की कोशिश करता था। इसीलिए उसके काल में क्या हुआ, न तो आर्थिक उन्नति हो पाई, न सामाजिक उन्नति हो पाई, न ही उसकी राजनीतिक उन्नति हो पाई। और औरंगजेब इसलिए एक सफल शासक सिद्ध नहीं हुआ और न ही उसने देश की संस्कृति, स्थापत्य कला, चित्रकला और संगीत के विकास की ओर कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो इन्हें इस्लाम की दृष्टि से क्या एक सही नहीं समझता था और इसीलिए उसने इन सब चीज़ों की तरफ ध्यान देने की कोशिश नहीं की। तो हम देखते हैं कि जो औरंगजेब था उसकी जो नीतियों के कारण ही ये मुग़ल साम्राज्य आगे थोड़े दिनों बाद ही आगे चल के नष्ट हो जाता है और एक विशाल साम्राज्य जिसकी नींव बाबर ने रखी थी और जिसको अकबर और जहांगीर ने सींचा था, शाहजहाँ ने उसको चरम पर पहुंचाया था, वो औरंगजेब के बाद एक बिल्कुल ढांचा बन के रह जाता है, जो थोड़े दिनों बाद ही मुग़ल साम्राज्य ढह जाता है। तो जब हम आगे मुग़ल साम्राज्य के जब हम पतन के कारण देखेंगे दूसरे वीडियोज़ में, तो देखेंगे कि उसमें औरंगजेब का जो हाथ था वो बहुत अधिक ज़्यादा था और इसीलिए मुग़ल साम्राज्य जो इतना बड़ा साम्राज्य था वो तुरंत ताश के पत्तों की तरह आगे जाके ढह जाता है। इसी के साथ ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। धन्यवाद।